हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूपी बोर्ड की अकाउंटेंसी के द्वितीय अध्याय को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम लेखांकन की अवधारणाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं। तो अब इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और एक एक करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये काफ़ी आपको अगर कहा जाए तो जो प्रश्न आते हैं इनसे वो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी मदद मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट को, लेखांकन की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पुस्तपालन यानी क्या पहले चैप्टर विषय प्रवेश में पुस्तपालन और लेखाशास्त्र के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमको लेखांकन की अवधारणाएं पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यानी लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं, यानी कि लेखांकन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस पे काम करता है, लेखांकन किस आधार पे की जाती है, इन चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुल 14 वैसे तो 14 अवधारणाओं को बताया गया है, लेकिन उनमें से मुख्यतः 10 को मुख्य माना गया है, जिसमें सबसे पहला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणाएं। फिर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणाएं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंपेयर कॉन्सेप्ट। फिर वेरिफिकेशन कॉन्सेप्ट यानी सत्यापन की अवधारणाएं। फिर पृथक व्यवसाय की अवधारणाएं, सेपरेट एंटिटी। एंड देन आफ्टर इसके बाद है लेखांकन की अवधि की अवधारणाएं, चालू व्यवसाय की अवधारणाएं, पूंजी अवधारणाएं, द्विपक्ष अवधारणाएं और अर्जित अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है, ये एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखांकन की अवधारणाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक। या ऐसे भी आता है कि लेखांकन की अवधारणाओं को किन्हीं 4 या किन्हीं 5 का आप उदाहरण से व्याख्या कीजिए। या ये छोटे क्वेश्चंस में मुद्रा मापन की अवधारणाएं क्या होती है, या सत्यापन की अवधारणा क्या होती है, लेखांकन की पूंजी अवधि अवधारणा क्या होती है, पृथक व्यवसाय अवधारणा, किसी एक या दो को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ को बने रहिएगा मेरे साथ और अच्छी तरह से सुनते चलिएगा, आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, मुद्रा मापन की अवधारणाएं। नाम से क्लियर है क्या, मुद्रा मापन की अवधारणाएं। लेखांकन के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि लेखांकन में केवल उन्हीं चीज़ों का लेखांकन किया जाता है, व्यवसाय के केवल उन्हीं सौदों का लेखांकन किया जाता है जिनको कि मुद्रा में मापा जाए। अन्य चीज़ों को लेखांकित नहीं किया जाता जिन चीज़ों का मुद्रा में कोई मापन न हो सके। अर्थात लेखांकन में केवल मौद्रिक चीज़ों का ही लेखांकन किया जाता है, व्यवसाय के मौद्रिक चीज़ों का ही लेखांकन किया जाता है। जैसे मान लो, अगर कोई व्यवसाय का एक मैनेजर है जो व्यवसाय के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास व्यवसाय की सारी नॉलेज है। अगर वो व्यवसाय का मैनेजर मान लो कि मर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में व्यवसाय को बहुत क्षति होगी, लेकिन अब ये क्षति होगी तो इसका लेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके मरणोपरांत उसके ग्रेच्युटी का भुगतान, उसके फैमिली को कोई कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का भुगतान इत्यादि किया जाता है। तो जो मनी यानी जो मुद्रा उनको भुगतान किया जाएगा, उन मुद्रा का लेखन किया जाएगा। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट की अवधारणा कहती है कि व्यवसाय में केवल मौद्रिक वस्तुओं का लेखांकन किया जाता है, गैर मौद्रिक व्यवहारों का भले ही वो व्यवसाय के लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो, उनका लेखांकन नहीं किया जाता। फिर सेकेंड, लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या कहती है, लागत ये नाम से क्लियर है, कॉस्ट यानी क्या, व्यवसाय में जो भी चीज़ें हैं, जो भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर दिखाया जाता है जिन चीज़ों के लिए व्यवसाय में कोई भुगतान नहीं किया गया है,
उन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता। अर्थात अगर व्यवसाय में कोई संपत्ति है और उसकी कुछ लागत मूल्य है तो उसको दिखाया जाएगा, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका कोई लागत मूल्य नहीं है तो उसको नहीं दिखाया जाएगा। जैसे व्यवसाय की ख्याति, जैसे मान लो कि किसी बिजनेस ने अगर किसी बिजनेस को ख्याति खरीद कर लाता है तो उस ख्याति को क्रय मूल्य पर दिखाया जाएगा। ख्याति क्या होता है? ख्याति का मतलब नाम व्यवसाय का नाम, या ये कह सकते हैं कि प्रचलित, जिस चीज़ से प्रचलित होती है, इसी को अंग्रेजी में गुडविल भी कहते हैं। तो अगर खरीद के लाया गया है तो दिखाया जाएगा, लेकिन अगर व्यवसाय के अपने कार्यों की वजह से उसकी ख्याति क्या हो गई है, ख्याति विद्यमान हो गई है और उसको बेचा जा रहा है तो उसको दिखाया नहीं जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है लागत अवधारणा के अनुसार केवल क्रय की हुई या लागत मूल्य पे ही संपत्तियों को दिखाया जाता है। क्रय या लागत मूल्य पे ही संपत्तियों को दिखाया जाता है। जिन संपत्तियों का कोई लागत या क्रय मूल्य नहीं है उनको दिखाया नहीं जाता। ये लागत की अवधारणा है। समझ में आया आपको? अब देखिए लागत एवं आय की तुलना की अवधारणा। प्रत्येक व्यवसाय देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस ऐसे लिखना है इसमें कि बिजनेस लंबे समय तक चलता है। कोई भी दुकान खोलता है तो ये सोचता है कि उसकी बिजनेस लंबे समय तक चलेगी, लेकिन इसका क्या मतलब कि लंबे समय तक चलेगी? तो व्यवसाय बैठ के इंतजार करेगा कि हम जब बिजनेस बंद करेंगे तब लाभ और हानि ज्ञात करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ लागत एवं आय की तुलना की अवधारणा क्या है? व्यवसाय लंबे समय तक चलने वाली अवधारणा होती है, परंतु व्यवसायी को अपने व्यवसाय के लाभ एवं आय एवं लागत की तुलना करके लाभ और हानि का ज्ञात करना आवश्यक होता है। इस वजह वह एक निश्चित समय के बाद अपने लागत और आय की तुलना करके लाभ और हानि ज्ञात करता है। ये था लागत एवं आय की तुलना। ये प्रायः क्या होता है? वार्षिक भी होता है, यानी क्या कि जो व्यवसाय होता है वो वार्षिक आय और लागत की तुलना करके अपने लाभ और हानि को निर्धारण करता है। ये तो इसमें क्या था, यानी लाभ और हानि। ठीक, सत्यापन की अवधारणा। ये देखो, ये कई बार आपसे ऐसे पूछा भी जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये भी है और भी है। अब सुनते रहिएगा। सत्यापन की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के पुस्तकों में जो भी प्रविष्टियां की गई हैं उन प्रविष्टियों का खाता बही के खतौनी की जांच उनसे संबंधित प्रलेखों बिल से की जाती हैं कि जो भी प्रविष्टियां की गई हैं वो सही है या नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है सत्यापन। सत्यापन मीन्स किसी भी चीज को वेरीफाई करना, यानी सत्यापित करना, यानी प्रमाणित करना कि वो सही है या नहीं है। जैसे मान लो व्यवसाय में लिखा गया कि 5,000 रुपये का व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा, पूरे साल में 2,000, 1,500, 200 ऐसे करके खरीदा। तो अब खरीदा, पुस्तकों में एंट्री कर ली गई। अब वो एंट्री सही है, सामान खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, इन चीज़ का सत्यापन कैसे किया जाएगा? तो बिल, जिस डेट को हम खरीद के लाए होंगे उस दिन उसका प्रलेख मिला होगा, हमको बिल मिला होगा, हम उस बिल को उठाएंगे, देखेंगे कि इस डेट में एंट्री पास की गई है 500 रुपये की, 500 रुपये को व्यय में लिखा गया है, और इस 500 रुपये का इस बिल पे, जो बिल हमको दुकानदार ने दिया था उसने कितना लिखा है, 500 लिखा है, उसी डेट का है, तो ये मैच कर गया, यानी सत्यापन की अवधारणा के अनुसार खाता बही में की गई खतौनी, यानी खतौनी की पुष्टि की जांच करना होता है, जिसमें प्रलेखों के आधार पर उन्हें सत्यापित किया जाता है। ये था क्या, सत्यापन की अवधारणा। इसमें आपको याद करने के लिए हम बता देते हैं, बिल, प्रलेख जो भी है, जिन चीज़ों को मैंने बताया, एक बार आप इसको सुनने के बाद खुद से एक बार कॉन्सेप्ट को जरूर बुक से पढ़िएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट, पृथक व्यवसाय की अवधारणा। अब देखो, पृथक व्यवसाय नाम से स्पष्ट है, ये भी पृथक मीन्स अलग। व्यवसाय की अवधारणा, व्यवसाय का जो स्वामी होता है, व्यवसाय का
जो स्वामी होता है वो व्यवसाय से क्या होता है, अलग माना जाता है। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो व्यवसाय से क्या होता है, अलग माना जाता है। यानी देखिए, तो जैसे अगर यथावत स्वामित्व, यह अवधारणा एकांकी स्वामित्व वाले व्यवसाय, साझेदारी तथा कंपनी सभी पर लागू होते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए व्यवसाय लेनदार माना जाता है, और यदि कोई पूंजी या वस्तु व्यवसाय से स्वामी निकाल कर ले जाता है तो वो देनदार माना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यवसाय और उसका मालिक ये दो के दोनों, व्यवसाय और ये दो के दोनों अलग अलग होते हैं। यानी अगर पूंजी कौन लगाता है व्यवसाय में, व्यवसाय का मालिक, तो ये इसके लिए देनदार माना जाता है। और अगर अब जब अलग अलग हैं, तो अगर हम अलग हैं और आप अलग हैं, तो आप अगर कुछ पैसा हमको देते हैं, ठीक, मान लीजिए, तो हम क्या होंगे, आपको लौटाएंगे, यानी देनदार हुए। तो ऐसे ही बिजनेस को अगर ये देता है पैसा तो ये इसके लिए देनदार होता है। और इसी तरह से अगर व्यवसायी कुछ बिजनेस से निकाल कर ले जाता है तो वो बिजनेस के लिए देनदार होता है। यानी पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से पृथक होता है। व्यवसाय में जो पूंजी मालिक लगाता है, व्यवसाय का स्वामी जो पूंजी लगाता है उसके लिए वो लेनदार होता है। और इसी तरह से अगर वो व्यवसाय से कुछ सामान निकाल कर ले जाता है तो व्यवसाय के लिए क्या होगा, व्यवसाय के लिए वो देनदार होगा। ठीक, तो ये पृथक व्यवसाय की अवधारणा थी। अब इसके बाद देखो लेखांकन की अवधि की अवधारणा, यानी कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो लेखांकन है इसकी अवधि क्या होगी। अब ऐसे ही मतलब बिजनेस ओपन हो गया तो हम साल 2 साल 4 साल का ऐसे ही खाता भी बनाते चलेंगे, नहीं। लेखांकन की अवधि की अवधारणा के अनुसार लेखांकन की एक निश्चित अवधि होती है। जैसे प्रायः कुछ एक निश्चित अवधि होती है, प्रायः कुछ जगहों पे तो ये 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने और वार्षिक होती है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि प्रत्येक व्यवसाय में एक निर्धारित लेखा अवधि होती है जिसके समापन पर अंतिम खाते तैयार होते हैं। लेखा अवधि में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, इस व्यापार की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। सामान्यतः यह 1 वर्ष होता है, कुछ व्यवसायिक स्थिति में 6 महीने 3 महीने भी होते हैं। अब देखो, तो ये बताया गया कि लेखांकन की अवधि क्या होती है। तो इसमें ये बताया गया कि एक निश्चित समय के पश्चात व्यवसाय के लाभ और हानि जानने के लिए तथा उसकी आर्थिक स्थिति का विवरण जानने के लिए एक अवधि का चयन किया जाता है, जिससे लेखांकन की अवधारणा कहते हैं। सामान्यतः यह 1 वर्ष होता है। ये एक जो कहीं कैलेंडर वर्ष होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, लेकिन सर्वमान्य हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है कि ये हमारा लेखांकन की वार्षिक अवधि है। और इसी को ही अपना क्या बोलते हैं, लेखांकन वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। इसे ही वित्तीय वर्ष बोलते हैं, जो कि बिजनेस में लेखा किया जाता है। ठीक, देखो भारतीय संदर्भ में एक लेखा वर्ष सरकारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक, अब इस पे परंतु करारोपण एवं अन्य दृष्टि से, यानी जो सरकारी हमारे वहाँ से, यानी जो टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं बिजनेस फंड पे, वो इस डेट से इस डेट को ही लिए जाते हैं। इसलिए हम लेखा वर्ष इसे ही मानते हैं, इसे ही वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। ठीक, अब चालू व्यवसाय की अवधारणा, जो देखो
आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये नाम से ही सारी चीज़ों का लगाव है और इन चीज़ों को एक बार पढ़ेंगे नाम के साथ रिलेट करके तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब देखिए आप, इसके बाद है आपका ये चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत देखो, कोई भी व्यवसाय जब ओपन होता है तो जो उसका मालिक होता है वो ये मान के चलता है कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। कोई ये सोच के तो बिजनेस खोलता नहीं है कि आज खोले हैं परसों बिजनेस बंद हो जाएगा या 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है यानी व्यापार करता है तो व्यापार स्टार्ट करते समय उसके दिमाग में क्या होती है कि मेरा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। ठीक, तो चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का स्वामी ये मानता है कि व्यवसाय जो है जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ठीक, अब देखो जैसे इसमें देखो और बताया क्या है कि इसे निरंतरता की अवधारणा भी कहते हैं। इसमें ये मानकर चलते हैं कि व्यवसाय जीवन पर्यंत चलता रहेगा, इसके क्रियाकलाप को निरंतर चलने वाले हैं। यह मान लिया जाता है कि उपक्रम का समापन के लिए न तो इरादा है और न ही उसकी आवश्यकता है। यानी क्या कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, लेखांकन पक्ष अप्रभावित रहता है। कमजोर होते हुए भी व्यवसाय की स्थिति में लेखापालक सदैव चलने की आशा करता है और इसीलिए वो व्यवहारों के अभिलेखन को बंद नहीं करता। यथाशीघ्र व्यवसाय के शीघ्र समाप्त होने के आभास होते हुए भी वित्तीय लेखांकन के अभिलेख करता रहता है। यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कह सकते हैं, आपको यही लिखना है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा या निरंतरता की अवधारणा का अर्थ ये है कि व्यवसाय जो खोला गया है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, यानी कि ये भविष्य में बंद नहीं होगा। अर्थात व्यवसाय की स्थिति कमजोर होने की अवस्था में भी लेखांकन का कार्य किया जाता रहेगा, लेखांकन का कार्य बंद नहीं किया जाता। ठीक, तो ये चालू व्यवसाय की अवधारणा थी। अब इसके बाद देखिए पूंजी अवधारणा। तो पूंजी अवधारणा क्या है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया कि व्यवसाय में पूंजी कौन लगाता है? स्वामी। तो वही पूंजी अवधारणा कहीं कहीं इससे रिलेटेड है। तो ध्यान से सुनिए, पूंजी की अवधारणा में बोला गया है पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग से करना चाहिए। विभिन्न वर्षों की लाभ एवं हानि को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? पूंजी अवधारणा के अनुसार जो पूंजी होती है, पूंजी और लाभ हानि को हमेशा अलग अलग दिखाना चाहिए। लोग कुछ व्यवसाय में लाभ को क्या करते हैं, अपने पूंजी में दिखा लेते हैं, जबकि कंपनियों के दशा में क्या होता है कि आर्थिक चिट्ठा जब बनती है तो पूंजी एक जगह, लाभ दूसरे जगह दिखाए जाते हैं, यानी अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो पूंजी की अवधारणा के अनुसार यही बोला गया है कि व्यवसाय में जो पूंजी होती है वो उसके लाभ और हानि से पृथक पृथक दिखाई देनी चाहिए। ठीक, तो ये दिखाया और समायोजित करना चाहिए। ठीक, अब देखो इसका प्रभाव क्या होता है। तो कह रहा है इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की पूंजी का उपार्जन शक्ति की माप खूब सरलता से की जाती है। विधियों एवं अवधियों की आय की तुलना व्यवसाय के कार्यक्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। यानी क्या कि एक साल का लाभ दूसरे साल के लाभ से तुलना करके हम पता कर सकते हैं कि व्यवसाय की कार्यक्षमता कितनी रही है। अब देखो डुअल एक्सपेक्ट इसको बोलते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा। इसी को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखो आप, होता क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवहार को इस प्रकार अपलिखित किया जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के साथ दो पक्षों को प्रभावित करते हैं और समान राशि को डेबिट और क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। जैसे देखो क्या, डुअल एस्पेक्ट नाम से क्लियर है,
प्रत्येक इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल लगाते हैं वहाँ आगे चैप्टर में भी ये काम देगा। देखो, द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या, आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी सुन लीजिए। होता क्या है द्विपक्षीय अवधारणा में कि अगर आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप सामने दुकानदार से क्या करते हैं, सामान मांगते हैं। दुकानदार आपसे क्या कहता है, पैसा दीजिए। तो ट्रांजेक्शन एक हुआ, आपने केवल एक मान लीजिए बुक खरीदा और उस बुक के लिए आपने उसको क्या किया, पैसा दिया। यानी एक ट्रांजेक्शन, एक व्यवहार में दो पक्ष अफेक्टेड हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए ना। तो आप से उतने रुपया ही, आप उतना ही रुपया पेड करेंगे जितने रुपए का आप किताब खरीदे। मान लो आपने 200 रुपये का किताब खरीदा तो आप उसको कितना देंगे, 200। तो उसको कितना मिला, 200, और आपको क्या मिला, 200 का बुक। यानी समान राशि से दोनों पक्षों में क्या होती है, प्रभाव पड़ते हैं। तो एक को क्रेडिट और दूसरे को डेबिट किया जाता है। अभी आप यहाँ यही समझिए, आपको क्रेडिट और डेबिट का जो मतलब होता है अगले चैप्टर में मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवहार में आपको देखिए लिखना क्या है, तो बस यही लिखना है कि प्रत्येक व्यवहार साथ दो खातों को प्रभावित करते हैं और समान राशि से एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट किया जाता है। तो मैंने आपको अभी जैसे एग्जाम्पल लेके बताया, इसे ही बोलते हैं क्या, और इसी पे लेखांकन समीकरण भी काम करता है। तो यहाँ के लिए मैं लेखांकन समीकरण आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ। इसको लेखांकन इसी आधार पर काम करता है, लेखांकन का जो समीकरण है। और ये समीकरण क्या है, तो देखो लेखांकन समीकरण इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व, और बराबर किसके होते हैं, दोनों संपत्ति के। तो यहाँ हम आपको एक बार बता देते हैं संपत्ति के। संपत्तियां, ठीक। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक। यानी क्या कि किसी भी व्यवसाय की, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यवसाय की संपत्ति उतनी ही होगी, उतने के बराबर होगी जितना कि उसका पूंजी और दायित्व है। अब इसका मतलब एक बार अगर आपको समझाना तो हमको अगले चैप्टर में चाहिए, काफ़ी डिटेल में मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सस्पेंस न रहे इस वजह से यहाँ भी बता देते हैं कि संपत्ति का मतलब, मान लो एक दुकान खाली कमरा है, उस खाली कमरे में आप दुकान खोलने गए, आपके पास 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये आपने पूंजी की तरह उसको लगाया और सामान खरीदने गए तो दुकानदार से कहा कि भैया 5,000 लो, लेकिन हमको 7,000 रुपये का माल दे दो, 2,000 रुपये हम आपको बाद में देंगे। तो आपके पास क्या हो गए, 2,000 रुपये दायित्व क्रिएट हो गई, आपको 2,000 उसको देना पड़ेगा और 5,000 आपके 7,000। तो अब वो सामान आप दुकान में लाएंगे तो वो सामान क्या हो गई, एक तरह से संपत्ति हो गई। अब उसको आप अगर बिजनेस में रखेंगे, उस खाली कमरे में रखते हैं, तो आपकी संपत्ति कितने की है वहाँ उस कमरे में, 7,000 की। तो पूंजी और दायित्व के बराबर क्या होती है, संपत्ति होती है। इस चीज को याद रखिएगा, इसी को लेखांकन समीकरण कहते हैं। क्लियर। अब देखो, इसके बाद लास्ट बचा है अर्जित अवधारणा। अर्जित अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि आगम वसूली की अवधारणा भी इसे बोलते हैं, और ये यह बताती है कि आगम एवं लागतों का विलेखन उस समय किया जाता है जब प्राप्त एवं देय हो, चाहे रोकड़ का वास्तव में लिया अथवा दिया न गया हो। प्राप्त अवधारणा के अनुसार आगम की मान्यता उसकी वसूली के समय निर्भर करता है, न कि वास्तविक
प्राप्ति पर रकम की नगद प्रणाली के अंतर्गत आगम की वसूली का होना तब तक नहीं माना जाता जब तक कि नगद रकम प्राप्त न हो, अर्थात लागतों का अभिलेखन केवल भुगतान होने पर ही किया जाता है। यानी क्या, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अर्जित अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि जब तक व्यवसाय में किसी भी अर्जित का मतलब कमाना, आना, ठीक, तो अर्जित अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि किसी भी व्यवसाय में जब तक कि पैसा मिल न जाए तब तक उसको कमाया हुआ नहीं माना जाता, यानी उसका लेखा नहीं किया जाता। वो भुगतान की अवस्था में ही उसका लेखा किया जाता है, ठीक। या अगर किसी को अमाउंट देना है तो जब तक उसका भुगतान न कर दिया जाए तब तक उसका लेखा नहीं किया जाता कि हमने उसका भुगतान कर दिया, ठीक। तो यहाँ आधुनिक लेखापालक देखो नगद प्रणाली के स्थान पर लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का समर्थन करते हैं। लेखांकन की मिश्रित प्रणाली इसलिए विकास हुआ क्योंकि लेखांकन की नगद प्रणाली और उपार्जन प्रणाली दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है तो सुन लीजिए। इस प्रभाव के आधार पर व्यवसाय का एक निश्चित अवधि के पश्चात लाभ हानि, सही लाभ हानि ज्ञात किया जा सकता है, पूंजी में वृद्धि की जा सकती है तथा व्यवसाय की सही स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है, ठीक। ये तो हमारे 10 के 10 कॉन्सेप्ट थे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप जरूर इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो देखने के बाद बने रहिएगा मेरे साथ आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन हाँ, एक बार जरूर आप बुक से इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक और बचा हुआ है सारस्ता का आगम वसूली की अवधारणा। ये तो उपार्जित थी, आगम वसूली की यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। इसमें बोला क्या है कि अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय में लाभ का तब तक अर्जित हुआ नहीं माना जाता जब तक व्यवसाय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री नहीं कर ली जाती। बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन लेखांकन में वस्तुओं के उत्पादित होने से ही लाभ हुआ नहीं माना जाता। अतः लाभ होते हैं तो उन्हें बिक्री के द्वारा वसूल किया जाता है। यानी क्या, सुन लीजिए। आगम वसूली की अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय बहुत सारे वस्तुओं को उत्पादन करती है, तो उत्पादन के समय लाभ का तो अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन वास्तव में लाभ तब तक नहीं माना जाता जब तक कि लाभ को कमाया न जाए। सो थैंक यू।